हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेस में। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा पर एक निबंध की चर्चा करेंगे। यह हस्तलिखित निबंध वह निबंध है जो मैंने अपनी तैयारी के समय लिखा हुआ था, एक मॉक टेस्ट में, और इसी प्रकार का प्रयास किया था और ऐसा ही लिखने का कोशिश की गई थी जिसके कारण साक्षात्कार तक पहुंच पाई थी। तो आज मैं इसी निबंध को आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगी। इसके इसके लिखित फॉर्मेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे लिखना। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमने उस टॉपिक पर क्या क्या लिखा है ये आपको दिखाती हूँ। तो प्रस्तावना हम लिखते हैं, हम सब जानते हैं कि फॉर्मेट में सबसे पहले वो लिखा जाएगा अपनी रचनात्मकता, अपनी अपनी एक्टिविटीज के अनुसार या अपनी चॉइस के अनुसार हम प्रस्तावना को लिख सकते हैं। फिर है सशक्तिकरण क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संदर्भों में सशक्तिकरण का क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा की गई है। फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्य काल में, ब्रिटिश काल में और आजादी के बाद महिलाओं की क्या दशा रही, ये भी हमारे निबंध में देखने को आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो निबंध दशा और दिशा तो हमने इतिहास से इसको संदर्भित करके वर्तमान तक लिखा है। उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वह है कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अगर संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की जाए तो संवैधानिक प्रावधान क्या है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का प्रावधान है। उसके बाद जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं 14, 15, 16, 21, 32, 39, 8, 45 सबके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर नीति निदेशक तत्वों में समान कार्य के लिए के वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन की जो चर्चा की गई है वो भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया प्रयास है। उसके बाद सरकारी योजनाएं, हर क्षेत्र में हम देखेंगे कि सरकारी योजनाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं। वो पीसीपीएनडीटी एक्ट हो, भ्रूण हत्या के संदर्भ में, एजुकेशन सिस्टम का हो, विवाह के संदर्भ में हो, कार्यस्थल में संरक्षण से संबंधित हो, ये सारी चर्चा हम लोग अपने निबंध में शामिल करेंगे। और जब आप लिखेंगे तो आपको भी ये सभी तथ्य शामिल करके ही अपने निबंध को लिखना पड़ेगा। तो एक अच्छा फॉर्मेट कैसे होगा कि जैसे पहले हम किन चीजों को लिखने वाले हैं उसका एक माइंड मैप बना लेंगे, माइंड फ्रेम बना लेंगे, उसके बाद हम उसके लिखने का प्रयास करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो दिया हुआ था, फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो क्या है कि नारी की उपलब्धियां। अब आजादी के बाद राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आजादी में, राजनीतिक में, सामाजिक में, आर्थिक में, वैज्ञानिक में, खेल क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, उसके बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं किसके लिए, जो हमारा चंद्रयान गया है। तो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अनुसंधान का क्षेत्र हो, उन सभी में महिलाओं की क्या उपलब्धि रही है, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद महिलाओं की समस्या पर बात करेंगे कि समस्याएं महिलाओं की कौन कौन सी रही। तो समस्याओं पर अगर बात करें तो हमारे पास है भ्रूण हत्या से लेकर बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, शैक्षिक भेदभाव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, स्टॉकिंग, किडनैपिंग और वेश्यावृत्ति जैसी जो भी समस्याएं हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। कभी भी अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें समस्या के बाद समाधान, जैसे सरकार के स्तर पर क्या है, समाज के स्तर पर क्या समाधान हो सकता है, सहयोग के स्तर पर क्या समाधान हो सकता है, सहभागिता द्वारा कैसे किसी भी चीज का समाधान निकाला जा सकता है, ये सभी चीजें हम अपने निबंध में देखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम इसे करने के बाद देखेंगे कि निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं, निष्कर्ष कैसे सकारात्मक होगा, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो निबंध लिखा है उसको एक सिंपल कोटेशन से स्टार्ट किया है। कोई किसी भी तरीके से कर सकता है, ये आपकी रुचि रुचि की विषय वस्तु है कि आप कोटेशन से करते हैं, प्रश्न से करते हैं, जैसी भी रचनात्मकता आ जाए उसे कर सकते हैं। यहाँ एक कोटेशन है कि शक्ति का सत्कार करो, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली अब तेरी ही बारी है, सुंदर सपने सजा के रखना अब उड़ने की तैयारी है, शक्ति का सत्कार करो, शक्ति का नाम ही नारी है। अगर इस कोटेशन के बाद हम देखें तो फिर हमने उसमें लिखा
कि रचनात्मकता से लेकर रचनात्मकता और सृजनात्मकता से परिपूर्ण जो महिलाएं हैं, वो सती प्रथा से लेकर घरेलू हिंसा तक अनेक वैचारिक और मनोवैज्ञानिक यातनाओं के साथ संघर्ष करती रही हैं। पर और संघर्ष की इस यात्रा को पार किया है। संपूर्ण प्रतिभा से धनी होने के बावजूद भी महिलाएं समानता की स्थिति का संघर्ष करती रही। इस संघर्ष में इस तथ्य को निश्चित रूप से समाहित करना होगा कि नारी आधी आबादी है। इसे सशक्त करके ही सशक्त राष्ट्र, प्रगतिशील समाज और समृद्ध परिवार की आधारशिला रखी जा सकती है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रस्तावना हुआ। अब आइए देखते हैं कि ऐतिहासिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति रही है। तो प्रस्तावना एक कोटेशन से शुरू होकर हमने सृजनात्मकता रचनात्मकता के साथ उनकी महत्ता को स्थापित किया। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि सभ्यताओं में आए स्वर्ण युग और अंधकार युग के समान ही स्त्रियों की मानवीय स्थिति में भी उतार चढ़ाव आता रहा। हड़प्पा काल में जहां मातृसत्तात्मक सभ्यता का प्रतीक थी, वहीं वैदिक काल में भी नारी पुरुषों के समान थी। वैदिक काल में तो स्त्रियों को जनेऊ धारण करने से लेकर शिक्षा की प्राप्ति करने और वर चुनने का भी अधिकार था। वह वीरांगना थी, विदुषी थी। गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी स्त्रियां नारी के नाम पर सम्मान का प्रतीक थी। आने वाले ऐतिहासिक समय में इन स्त्रियों ने अंधकार युग में भी भारतीय नारी की गरिमा को स्थापित करके रखा। ये हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था। कब? जब वैदिक काल था और जब हमारा हड़प्पा काल था और वैदिक काल था। उसके बाद मध्यकाल में आगमन के साथ देखें तो मध्यकाल में आगमन के साथ परंपराओं की अनेक धार्मिक मान्यताओं ने महिलाओं के विकास के मार्ग को अवरुद्ध किया। मान्यताओं की विकृत व्याख्याओं ने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा जैसी समस्याओं को उजागर किया। पर्दा प्रथा ने तो ऐसा जटिल रूप धारण कर लिया कि वर्तमान समय में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महिलाएं अपने ज्येष्ठ को उनके जूते से ही पहचानती हैं। ये हास्यात्मक तो हो सकता है, लेकिन ये वास्तविकता भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी शहरीकरण की प्रक्रिया इतनी तेज नहीं है। तत्पश्चात यदि हम ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में नारी का शोषण जारी रहा। यहाँ भी सुरक्षा के नाम पर घर की चार दीवारी उनका भविष्य बन चुका था। इन्हीं परिस्थितियों में पश्चिम सभ्यता में पुनर्जागरण के काल का आगमन हुआ, जिससे भारतीय सभ्यता भी प्रभावित हुई। सरोजिनी नायडू, झांसी की रानी, सुचिता कृपलानी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, हंसा हंसा जीवराज मेहता अ, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और लीला राय जैसी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान निर्माण तक महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित किया। इसके इतने इन योगदानों के बावजूद भी यदि हम महिलाओं की स्थिति की बात करें तो आजादी में उन्हें पूर्ण रूप से आजादी के बाद भागीदारी नहीं मिली थी। कैसे नहीं मिली थी, आइए देखते हैं। तो स्थितियां की जा सकती, कहते हैं इन योगदानों के बावजूद भी आजादी के उपरांत भी महिलाएं आजादी को पूर्ण रूप से महसूस नहीं कर सकी, या कहिए ये उनके लिए स्थापित नहीं किया जा सका। अब वैश्वीकरण के इस युग में हमें सशक्तिकरण के संदर्भ को तलाशना पड़ रहा है। मतलब आजादी में इन योगदानों के बाद भी महिलाएं जब आजादी के भारत को देख रही थी तो उन्हें कहीं भी समानता और सशक्तिकरण का अधिकार नहीं मिला। यही कारण है कि सशक्तिकरण के संदर्भ को तलाशने की प्रक्रिया अभी भी हमारे समक्ष जारी है। और उसके बाद देखें तो महिला सशक्तिकरण, अब हमने देखा कि ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। अब देख लेते हैं कि सशक्तिकरण क्या है। तो सशक्तिकरण से तात्पर्य है महिलाओं को समस्त रूप से यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों में निर्णय लेने और उस पर चलने की शक्ति को समाहित करना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक रूप से क्या अपने निर्णय को जब वो ले सके तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सशक्तिकरण कहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता व आत्मनिर्भर
मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भर होना सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के जिन अधिकारों का उपयोग पुरुष कर रहे हैं, वे सभी अधिकार पूर्ण रूप से महिलाओं को भी प्राप्त हो सके, उन्हें पुरुषों के बराबर ही सम्मान प्रदान किया जा सके और उन्हें पुरुषों के समान ही अवसर मिल सके, समाज में वो बराबरी के साथ संघर्ष कर सके। यही सशक्तिकरण है और यही सशक्तिकरण की प्रक्रिया को स्थापित करने का जो रास्ता है वो गतिशील है। अब यदि सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों की बात की जाए, तलाशा जाए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर विविध अनुच्छेदों ने नारी विकास के तत्व तलाशे जा सकते हैं। भारत में संविधान की प्रस्तावना के तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अवसर की समानता स्थापित करने की जिस संकल्पना को स्थापित किया गया था, वह वास्तविक रूप में महिला सशक्तिकरण के व्यापक रूप की अभिव्यक्ति है। और ये संकल्पना समाहित की गई थी वास्तव में सशक्तिकरण का व्यापक बहुआयामी रूप है, जो हमारी प्रस्तावना में निहित किया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान में अगर अन्य प्रावधानों की भी हम चर्चा करें, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के सिद्धि के संदर्भ में भी कुछ उपबंध समाहित हुए हैं और इसे इन अनुच्छेदों के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। तो कौन से अनुच्छेद हैं जो महिला सशक्तिकरण को समर्पित किए जा सकते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। तो विधि के समक्ष समानता हम अनुच्छेद 14 में देख सकते हैं। 15 में अगर हम देखें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में देखें तो लोक नियोजन के संदर्भ में समान अवसर मिलने का प्रावधान है। 19 में ही महिलाओं को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 23 बालाश्रम के संरक्षण, मानव दुर्व्यापार यानी क्रय विक्रय पर रोक लगाता है। 39D समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। और वहीं अगर हम 51E की बात करें तो भारत में सभी 51 और ए और ई की बात करें तो भारत में सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रयासों का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का क्या हो, अंत किया जाए। इसी प्रकार आर्टिकल 42 है, जिसमें जिसमें काम के लिए न्याय संगत दशाओं का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 15(3) है। स्पष्ट रूप से इसमें इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 15 यानी धर्म, मूल वंश, जाति के अनुसार वाली जो हमारी आर्टिकल है, उसमें वर्णित प्रावधानों को प्रभावित करते हुए राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये आर्टिकल 15(3) में कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा अधिक मजबूती से स्थापित कर सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो आया हुआ, वो भी महिलाओं के निर्णय लेने के अधिकार को सशक्त बनाते हुए संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान संदर्भित करता है और समाहित किया करता है। भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की जो धारा 125 है और धारा 128 है, उसमें पत्नी स्त्रियों को पुरुष से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देता है। यानी कि हमारी भारतीय दंड संहिता भी क्या करती है, स्त्रियों के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए अधिकार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त स्त्री तथा कन्याओं के अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज निरोधी अधिनियम 1961, भारतीय गर्भधारण पूर्व प्रसव यानी पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 और बाल विवाह अधिनियम जैसे कुछ प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए अभूतपूर्व प्रयास है। इसके अतिरिक्त समय समय पर स्त्री संबंधी समस्याओं यथा दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रूण हत्या
भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, स्टॉकिंग, कार्यस्थल पर भेदभाव और अवसर की समानता जैसी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार विशेष समय समय पर अधिनियम और नियम लाती रही है। इसके तहत यदि हम अधिनियमों की बात करें तो हमारे पास घरेलू हिंसा अधिनियम, इस घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005, उसके बाद अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, महिला अश्लील प्रस्तुतिकरण निरोधक अधिनियम 1986, स्वधारा योजना 2001 से 2, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉक सेंटर, महिला हेल्पलाइन नंबर, सार्वभौमिक आंगनवाड़ी सेवा जैसी योजनाएं व्यापक संरक्षण महिलाओं को प्रदान कर रही हैं। सरकार द्वारा अधिनियमित कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिससे नारी, ये सभी जो हमारे अधिनियम है वो सरकार द्वारा अधिनियमित कुछ ऐसे अधिनियम है जिससे नारी को पुरुषों के साथ सभी संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाता है। पुनर्परिभाषित के साथ सभी संबंधों को पुनर्परिभाषित किया जाता है और जिससे समीकरण स्थापित कर साहस प्रदान किया जाता है। यही वह समय था जब नारी भार से भार धारण करने वाली बनी और समाज में अपने योगदान को आगे बढ़ाती रही। वह इंजीनियर बनी, वह राजनीतिक बनी, वह वैज्ञानिक बनी और वह साहित्य, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन इतिहास को रच रही थी और मनोरंजन के क्षेत्र में उन ऊंचाइयों को छू जो अभी तक केवल पुरुषों के ही अधिकार्य क्षेत्र में था। पुरुषों के साथ सभी क्षेत्रों में नारी ने पहुंच ने परंपरा के साथ आधुनिकता के मूल्य को युक्त किया। इस दिशा में कल्पना चावला, हिलेरी क्लिंटन, भंडार नाइके, प्रतिभा पाटिल देवी और निरुपमा राय, अंजू बॉबी जॉर्ज जैसे कुछ ऐसे, उषा थेरॉट जैसे कुछ ऐसे नाम हैं जिनका नाम हम लोग अपने निबंध में डालेंगे। और ये बताने की कोशिश की गई है कि महिलाओं का योगदान अभूतपूर्व रहा है। वो चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र में हो, उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ और समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान को स्थापित किया। अब इनकी प्रशंसा के लिए निम्न पंक्तियां अनायास ही स्मरण में आ जाती हैं। मतलब इन सभी के अगर प्रयासों को देखें कि खेल क्षेत्र में महिलाएं कैसे कार्य कर रही, राजनीतिक क्षेत्र में, तो कुछ पंक्तियां हैं जो उनके उनके सत्कार में, सम्मान में कही जा सकती हैं। अंधकार की छाती पर पद चिन्ह समाये, चले अमावस्या से हम पूर्णिमा तक आए। और हमने मुस्कुराते मुस्कुराते तिमिर को पिया था। हमने नभ की छाती पर नाग्ध किया था। नागनाथ ने किया इतिहास दोहराया हमने, स्वर्णिम स्याही से उपजा पृष्ठ सजाया हमने। हाँ, ये सत्य है कि वर्तमान में नारियां हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं की नवीन चेतना भर दी है। शीर्ष क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी दुनिया के सामने रख दी है। किंतु क्या यह उपलब्धि पर्याप्त है? साथ ही कुछ अन्य विमर्श भी यहाँ पर आवश्यक हो जाते हैं। यह सच है कि महिला उपलब्धि की सूची हमें सुखद एहसास दे रही है, लेकिन वास्तव में यह सुख आंशिक है। इस तस्वीर के पीछे अधिकांश ऐसी महिलाओं की वेदनाएं निहित हैं जिनकी चर्चा कभी इतिहास से लेकर वर्तमान तक नहीं हुई। जनसंख्या का आधा भार होने के बावजूद भी सफल महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 5 से लेकर 10% ही है, जो एक विमर्श का विषय वस्तु बना हुआ है, जो आह्वान करता है कि समाज इस पर विचार करे। आज भी दहेज प्रथा, बाल विवाह की आज भी जो समाज में दहेज प्रथा है उसने बाल विवाह को प्रेरित कर रखा है। कार्यस्थल में महिला शोषण महिलाओं की प्रगति को रोक कर खड़ा हुआ है। बलात्कार जैसी समस्याएं आज भी इस प्रगतिशील समाज का अभिन्न अंग बनी है। भ्रूण हत्या आज भी मानवता को विचलित कर रही है। भारत में स्कूल ड्रॉप आउट आज भी महिलाओं की संख्या अधिक है। घरेलू हिंसा, लैंगिक असमानता, भेदभाव इत्यादि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसे अभी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और इन पर चर्चा किए बिना भी हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी भी शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत 64% है और 36%
आधुनिक डिजिटल प्रणाली, वैश्वीकरण का एहसास भी नहीं है। कोरोना के समय विकास महिला विकास आयोग ने घरेलू हिंसा के 2 गुने मामले दर्ज किए, जो बदलते परिवेश परिदृश्य की मीमांसा पर मजबूर कर देता है। निर्भया कांड जैसी जो समस्याएं हैं, आज भी नारी को खुलकर जीने के अधिकार का हनन करती हैं। शिशु शिशु लिंगानुपात पर 0 से 6 वर्ष में अगर हम बात करें तो वो 945 है, जबकि वही 945 91 में था, जो 2011 में 918 पे पहुंच गया है। मतलब यह निरंतर गिरावट की ओर अग्रसर है। ये आंकड़े बताते हैं कि मुद्दा कानूनी ही नहीं, सोच का भी है। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, विवेक अविवेक, विवेक और अविवेकपूर्ण, स्वाधीनता स्वच्छंदता, दायित्वहीनता, शालीनता और अशालीनता के मध्य विद्यमान धुंधली लकीर स्पष्ट करके ही समस्या का समाधान तलाशा जा सकता है। किसी भी कार्य को ये आंकड़े बताते हैं कि मुद्दा कानूनी नहीं, मुद्दा वैचारिक है। वैचारिक है और सोच का है। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, विवेकपूर्ण अविवेकपूर्ण, उच्च श्रृंखलता, दायित्वहीनता, शालीनता और अशालीनता के मध्य विद्यमान धुंधली लकीर को स्पष्ट करके ही समस्या का समाधान तलाशा जा सकता है। यदि इस दिशा में हम कुछ तलाशी हुई नियमों को देखें कि हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो महिला विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक सामाजिक परिवेश निर्मित किया जाए। देश की जो निर्णय प्रक्रिया है, उसमें महिलाओं को समान अवसर दिया जाए। तो महिलाओं को समान अवसर प्रदान करके भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव है, उन्हें सभी रूपों में उन्मूलन करने का प्रयास किया जाए। उसके बाद विकास में लैंगिक जो भेदभाव है, उसका अंत करके भी महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। महिलाओं व बालिकाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन समयावधि के तहत किया जाए। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व व नागरिक क्षेत्रों में वैधानिक व समान रूप से अधिकार देना चाहिए। वह समान अवसर प्रदान करना होगा। स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के समान अवसर, पारिश्रमिक, समान सुरक्षा मुद्दों पर वास्तविक पटल की स्थापना, नागरिक समाज के लिए के साथ महिलाओं को भागीदारी को सुनिश्चित करके क्या और नारी संबंधित अपराधों की ऐसी सजा का प्रावधान हो जाए जो पीढ़ियों के लिए मानक बन जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा हम नारी से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हमें इन सुझावों के साथ यह भी कहना उचित होगा कि ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धांत व यथार्थ के मध्य की जो खाई है वह जरूर है। क्योंकि जिस माँ के खाने की तारीफ करके हम रुकते नहीं हैं, उसकी कोई आर्थिक पहचान नहीं होती। रेस्टोरेंट में कोई पुरुष ही सामान्यतः शेफ के रूप में कार्यरत है। इसका सीधा मतलब है कि और समावेशी भारत में समावेशी भारत में अभी भी हमें एक नए अध्याय जोड़ने की आवश्यकता है। सरकारी संगठन इस प्रगति में न केवल भारत सरकार को, अपितु गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज के समस्त सदस्यों को मिलकर कार्य करने होगा, जिससे समाज की मुख्य धारा में पीछे छूट गए सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर अग्रसर कर सके और सशक्त और आत्मविश्वास से भरी जो नारी हो, वह समाज के संदर्भों को आगे बढ़ा सके। इसका आशय है कि 2047 तक भारत को स्वस्थ भारत, विकसित भारत बनाने के लिए समावेशी भारत के विकास की संकल्पना को यथार्थ में उतारने के लिए, सरकार को जोड़ने के लिए हमें विविध प्रयासों को करना होगा। और इस सफलता के लेकर गैर सरकारी संगठन से सिविल सोसाइटी तक और समस्त सदस्यों को मिलकर काम करना होगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता, जन जागरूकता कार्यक्रमों, कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन करके ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे मातृशक्ति महिलाएं
आदर और सम्मान के साथ राष्ट्र के उन्नयन और विकसित भारत की संकल्पना को महसूस कर सके, और मनुस्मृति में स्थापित इन पंक्तियों को यथार्थ में स्थापित किया जाए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। और यत्र तास्तु च पूज्यन्ते सर्वास्तु त्राफला सर्वास्तु त्राफला क्रियाले, यानी कि जहां पर नारी की पूजा नहीं होती वहां पर क्रिया क्या हो जाती है, निष्फल हो जाती है। यह मनुस्मृति में सूक्ति 3156 में लिखा गया है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक क्रमबद्ध, क्रियात्मक और रचनात्मक एक निबंध की रचना कर सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा या इसके संदर्भ में कुछ जानना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो सक्सेस संकल्प के नाम से ही है। नेक्स्ट में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।